पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने के बाद जो इम्पोर्टेंट थ्योरम हमारे पास है वो थ्योरम है आपके पास बेस थ्योरम। पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस हमने डिस्कस किया। पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस के बाद हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया और आफ्टर दैट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम हमारे पास बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो हमारी एक यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। वो प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम्स को जब तक हमारे पास बेस थ्योरम नहीं थी तो उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना हमारे लिए इम्पॉसिबल था, यानी हार्ड था, मुश्किल था। लेकिन इस थ्योरम के बाद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, हमने पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस में आप उसके बाद हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया था। तो उन दोनों थ्योरम्स को कंबाइंड करने के बाद जो हम थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम आप सबसे पहले अगर हम समझें तो देखिए आपने पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस में डिस्कस किया था कि कोई भी सैम्पल स्पेस है तो उसकी जो इवेंट्स हैं तो उन इवेंट्स को अगर हम उनका पार्टीशन करें तो जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी, यानी जो इवेंट्स हैं वो ईच अदर जो है उनको डिसजॉइंट इवेंट होगी। इट मीन्स उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा हमारे पास। इट मीन्स जो इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी, यानी डिसजॉइंट इवेंट होगी। सेकेंड केस था आपके पास कि जो इवेंट है वो एग्जॉस्टिव इवेंट, यानी उनका जो सम होगा हमारे पास वो सैम्पल स्पेस होगा। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी थी, यानी जो इवेंट्स हैं E1 E2 E3 उनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कभी भी जीरो नहीं होगी, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी वो हमारे पास केस में पॉजिटिव होती है। तो उस केस में थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस किया था। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है आपके पास बेस थ्योरम। तो देखिए बेस थ्योरम हमारी किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए हमने अपने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल कंसिडर किया था कि सपोज दैट कि हमारे पास 2 बैग है। ये बैग फर्स्ट है आपके पास और ये आपके पास बैग सेकंड है। इन दोनों बैग समझो कि अगेन ये दोनों बैग अगेन इस एक बड़े बैग में कंबाइंड है। अगर मैं इसमें से कोई एक बॉल निकालता हूँ और वो बॉल जो आती है मेरी उसकी वो बॉल जो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी मेरे को फाइंड करनी है। तो रेड बॉल होना ये जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास, तो रेड बॉल होना उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास एसोसिएटिव इवेंट है। इस केस में आप देखिए कि रेड बॉल, अब देखिए रेड बॉल अगर मुझे फाइंड करना हो तो सबसे पहले मैं इन दोनों बैग से एक बैग सेलेक्ट करूँगा। तो फर्स्ट वी सेलेक्ट ए बैग देन वी फाइंड द रेड बॉल। तो हमारे पास जो मेथड है तो रेड बॉल आना थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस किया था और उस केस में हमने यहाँ पे मेथड को डिस्कस किया था कि फर्स्ट वी चूज द बैग and after that we select the red ball from the bag first, and the same case again we select bag second and we find the red ball from the second bag। इस तरीके से हमारे पास इनका जो मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते थे जैसे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी था आपके पास। लेकिन जो बेस थ्योरम में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम है कि जो रेड बॉल हमने फाइंड की है, आपने रेड बॉल निकाल ली ऑलरेडी। अब आपसे पूछा गया या आपसे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो रेड बॉल आपने फाइंड की वो कौन से बैग से आपने फाइंड की। आप देख सकते हैं तो बेस थ्योरम को अगेन हम कह सकते हैं द बेस थ्योरम इज द रिवर्स थ्योरम, या आप कह सकते हैं कि हम इसमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि क्योज ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये उसका रीजन हमें फाइंड करना है। यहाँ से सिंपल देखेंगे वो रेड बॉल आपने फाइंड की, सपोज दैट आपने जो रेड बॉल निकाली। अब यहाँ से आपके पास जो आपकी जो प्रॉब्लम आती है कि वो जो रेड बॉल आपने फाइंड की वो कौन से बैग से आपने फाइंड की। तो सिंपल आपने जैसे रेड बॉल आना अगर एक प्रोबेबिलिटी जिसको आपने इवेंट ए कंसीडर किया तो आपसे पूछा गया कि वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विच बैग वी फाइंड द रेड बॉल E1/A, यानी हमें फर्स्ट बैग के आने की प्रोबेबिलिटी है जिसमें से हमने रेड बॉल फाइंड की, यानी रेड बॉल हमें मिल चुकी है। वो रेड बॉल फर्स्ट बैग में से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले आपने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया। यहाँ से जो आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो जैसे रेड बॉल है, लेकिन रेड बॉल के होने रेड बॉल डन है आपके पास, रेड बॉल की मतलब रेड बॉल आना, रेड बॉल हम निकाल चुके हैं। तो देन आपसे पूछा गया है कि जो रेड बॉल आपने फाइंड की है वो बैग फर्स्ट से है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी बनेगी उस केस में तो दिस इज द रिवर्स प्रोबेबिलिटी या कोज ऑफ ये है, इसका कोज है कि ये किस कारण से हुआ। तो ये फर्स्ट बैग के कारण हुआ या सेकंड बैग के कारण हुआ, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेज जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम को हमारे पास डिस्कस किया
और जो थ्योरम है हमारे पास उसका स्टेटमेंट हमारे पास ये है, लेकिन उससे भी पहले उसका बेसिक रीजन क्या है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अगेन देखिए E1 E2 है हमारे पास, A/E1 है, A/E2 है, लेकिन हमें यहाँ पे रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमें जो रेड बॉल हमने फाइंड की उसका कोज हमें फाइंड करना है कि वो किस कारण से हुआ। तो अभी हम सबसे पहले हम यहाँ पे ये आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। अब हम यहाँ से स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है कि बेस थ्योरम डिस्कस करने से पहले उन्होंने बताया कि इफ सेट ऑफ इवेंट्स E1 E2 En आर पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, दस जो कंडीशंस है कि E1 E2 En आर डिसजॉइंट इवेंट, तो ये जितने भी इवेंट्स हैं हमारे पास वो डिसजॉइंट इवेंट है, या फिर आप कह सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब इन सबका अगर हम सम करते हैं तो वो सैंपल स्पेस होना चाहिए। एंड नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, यानी जो इवेंट है आपके पास इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है आपके पास वो ग्रेटर देन जीरो है। तो उस केस में आपके पास बेज ने ये दिया कि EI/A, देखिए यहाँ से समझिए EI/A का मतलब कि रेड बॉल आने की, जब रेड बॉल मेरे पास डन है, मैंने रेड बॉल फाइंड कर चुका हूँ, तो वो किस बैग से हुई वो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो EI/A में आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है PA/EI अपॉन में आपके पास देखिए ये है। तो इसका मीनिंग आपने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसका मीनिंग था सर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से अगर हम डिस्कस करें तो EI/A जो है, अगर ये हमारे पास ये हमारे पास A/EI है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास PA है। ये आपके पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारे पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है जिसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का अगर हम प्रूफ देखते हैं तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका हमें प्रूफ कंसीडर करना है। तो आप सिंपल यहाँ से समझ गए होंगे कि जब आपने रेड बॉल फाइंड कर लिया है तो वो किस बैग से निकाला आपने, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सिंपल इसका प्रूफ अगर आप देखते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास PEI/A। और इस केस में अगर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हेल्प लें तो ये बन जाएगा आपके पास PEI/A और अपॉन में प्रोबेबिलिटी, ये आ गया PA यानी टोटल प्रोबेबिलिटी। तो PEI/A जो है आपके पास, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन EI हैपेंड, ये अकर हो चुका है, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। और टोटल प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं कि आपके पास जितनी इवेंट होंगी उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आप इजीली निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपके पास 3 इवेंट है तो आप निकालेंगे PE1 PA/E1 PE2 PA/E2। अगर 2 इवेंट है सपोज दैट, तो इस तरीके से ये हमारे पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपके पास इस तरीके से हमने ये प्रूफ यहाँ से निकाला है। और बेस थ्योरम हमें क्या देता है, सबसे पहले आपको वही डिस्कस करना है। ये बेस थ्योरम जो है वो हमें वो रीज़न देता है जिसके कारण हमारी प्रोबेबिलिटी होनी है। तो जो रेड बॉल जो हमने चूज किया वो किस बैग से हमने सेलेक्ट किया वो हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है। तो बेसिकली बेस थ्योरम जो है वो हमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी देता है, या हमें जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड किया उसका कोज देता है कि वो किस कारण से हमने यहाँ पे किया है। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 हम प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम को यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये एक यूनिक प्रॉब्लम हमने यहाँ से डिस्कस किया है। द प्रॉब्लम इज इन ए बोल्ट मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री मशीन A, B and C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the bolt. 5, 4 and 2% of the production of these machine are defective. देखिए जो बोल्ट आपने प्रोड्यूस किया था उसमें डिफेक्टिव हैं। तो ए बोल्ट इज ड्रॉन from the total production of the bolt is found to be defective. What is the probability that it is manufactured by machine B? देखिए बहुत ही सिंपल, सबसे पहले आपको यहाँ पे सब समझना है। सबसे पहले प्रॉब्लम को आपको समझना है कि वो इवेंट्स क्या है मेरे पास, वो इवेंट E1 E2 E3 क्या है मेरे पास एसोसिएटेड इवेंट A क्या है मेरे पास, देन ये जो मुझसे अगेन पूछ रहा है रिवर्स प्रोबेबिलिटी वो क्या है मेरे पास, वो सब यहाँ पे हमें समझना है। तो देखिए ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। जो डिफेक्टिव था वो मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी से। रेड बॉल आ चुकी है आपके पास, वो रेड बॉल बैग फर्स्ट से या बैग सेकंड से है, तो
तो आप देख सकते हैं कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी यहाँ से हमसे पूछी जा रही है, तो रिवर्स बेस थ्योरम की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगेन सबसे पहले मैं आपको चाहता हूँ कि इसको हम समझें। तो देखिए इन बोल्ट मैन्युफैक्चर हमारे पास दो ही वर्क हो रहे हैं। हमारे पास क्या क्या वर्क हो रहे हैं, हमारे पास बोल्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। बोल्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद जो केस बन रहा है वो डिफेक्टिव हो रहा है। तो देखिए बोल्ट जो डिफेक्टिव होंगे वो बोल्ट्स में से होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इवेंट है, तो आप देख सकते हैं कि इवेंट यानी आप इवन मशीन जो है द टोटल मैन्युफैक्चर फैक्ट्री मशीन ए, तो इवन इवेंट जो है कि बोल्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय मशीन ए, E2 है आपके पास, E2 बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, एंड E3 है आपके पास बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। अब ये कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ दीज मशीन आर डिफेक्टिव इतना परसेंट, 5, 4 and 2% of the production of these machine are defective. A bolt is drawn from the total production of bolt is found to be defective. तो डिफेक्टिव आना हमारे पास एक इवेंट है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो है वो है डिफेक्टिव बोल्ट आना, डिफेक्टिव बोल्ट। तो डिफेक्टिव बोल्ट क्या हो सकता है? अब देखो हमने सबसे पहले मशीन ए के द्वारा हमने प्रोडक्शन देखा, उसके बाद देखा कि उस मशीन के द्वारा हमने प्रोडक्शन तो कर दिया, प्रोडक्शन इज डन, तो देन डिफेक्टिव जो बोल्ट आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? E2, उसके बाद A/E2, यानी E2 से हमने बोल्ट तो मैन्युफैक्चर कर लिए, लेकिन मैन्युफैक्चर करने के बाद जो डिफेक्टिव बोल्ट है उनके वो हमें गिवन है। और E3 सेम यहाँ से भी अपन देखें तो E3 हमने मशीन से बोल्ट मैन्युफैक्चर हम कर चुके हैं, तो देन उन बोल्ट के बोल्ट के डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी वो हमें यहाँ से देखना है। अगर इन तो ये हमारे पास एक ये ए है डिफेक्टिव बोल्ट, तो डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी जिसको हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहेंगे PA, तो PA आपके पास क्या होगा? PE1, यानी सबसे पहले आपने बैक मशीन A1 के साथ द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ वो, उसके बाद उस मशीन के द्वारा जो डिफेक्टिव हैं वो, इनका प्रोडक्ट हमारे पास फर्स्ट। सेकंड क्या होगा? मशीन सेकंड के द्वारा जो बोल्ट मशीन बी के द्वारा जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो P, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है। इसके साथ जो डिफेक्टिव आ रहे हैं मशीन बी के द्वारा वो ये है आपके पास, फिर PE3 और PA/E3, तो ये आपके पास बन गया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ से आपने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपने डिस्कस कर लिया। इसके बाद देखिए आपसे क्या पूछा गया, अच्छा क्या दिया हुआ है? 5, 4 and 2% ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज मशीन आर डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव है, इट मीन्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट बोल्ट आर डिफेक्टिव व्हेन मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, तो ये हमारे पास 5% हमें दिया हुआ है। ऐसे हम A/E2 निकालेंगे, ऐसे A/E3 निकालेंगे, लेकिन हमसे पूछा क्या है उसने, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, हमसे सबसे इम्पोर्टेंट पूछा है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी हमें बताना है। मशीन बी मतलब ये है आपके पास, तो जो बेस थ्योरम में आप लगाएंगे वो लिखेगा E2/A, यानी जो बोल्ट डिफेक्टिव आए हैं हमारे पास वो मशीन E2 से प्रोडक्शन हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो ये जो डायग्राम मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाया है, इस डायग्राम को अब हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, तो सबसे पहले हम वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, तो सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देखिए E1 क्या है आपके पास? बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। E2 है आपके पास बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। E3 है आपके पास बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे अपन, तो PE1 क्या है मेरे पास? PE1 है आपके पास 25%, 25% में 25/100, और इसको लिख सकते हैं 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है वो है आपके पास 35%, तो बन जाएगा 35/100 यानी 0.35। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है आपके पास 40%, उसको लिखेंगे 40/100 और बन जाएगा 0.40। तो ये हमारे पास बेसिक हमने कैलकुलेशन ले ली यहाँ से। इसके बाद देखिए हमें क्या फाइंड करना है। करने के बाद अब हमें देखना, हमें देखो गिवन अगेन 5, 4 and 2% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दीज मशीन आर डिफेक्टिव। तो A/E1 क्या है? बोल्ट आर डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी
probability of bolt are defective when manufactured by machine A, when manufactured by machine A, यानी मशीन ए के द्वारा जो मैन्युफैक्चर है उनसे डिफेक्टिव आने की जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वो है 5%, यानी 5/100, यानी पॉइंट ये जो आएगा वो 0.005 होगा आपके पास। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमने यहाँ से जो निकाला है कि A/E1 हमें गिवन है कि E1 यानी हमने मशीन ए के द्वारा हमने बोल्ट मैन्युफैक्चर कर लिए हैं, उनसे जो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 5% है। तो रेस्पेक्टिवली A/E2 अगेन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट आर डिफेक्टिव व्हेन मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, तो वो जो है आपके पास वो निकल के आएगा हमारे पास कितना 4%, और ये आ जाएगा 4/100 यानी 0.004। उस थर्ड है आपके पास A/E3 यानी बोल्ट का डिफेक्टिव आना जब मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी, और वो है हमारे पास 2%, और ये बन गया 2/100, और ये बन जाएगा 0.02। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हमें फाइंड करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, और मशीन बी के द्वारा जो मैन्युफैक्चर बोल्ट हो रहे हैं वो इवेंट है हमारे पास E2, तो मुझे फाइंड करना है E2/B, देन द प्रोबेबिलिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तो हम बेस थ्योरम से अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और बेस थ्योरम को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बाय बेस थ्योरम से आपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। अब मशीन बी के द्वारा हमें मैन्युफैक्चर देखना है, तो आप लिखेंगे क्या, मैन्युफैक्चर बी के द्वारा मशीन इवेंट है E2, तो हमें E2/B फाइंड करना है। E2/B मतलब A, यानी B के द्वारा तो E2 इवेंट है, तो E2/A यानी हमने जो डिफेक्टिव हमारा बोल्ट हमने मिला है वो मशीन B के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे PA/E2, और अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल 3 इवेंट है, तो ये बन जाएगा PE1, PA/E1, PE2, PA/E2, फिर प्लस PE3 और PA/E3, इन सब की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो PE2 देखिए क्या है मेरे पास, PE2 होगा 0.35 इंटू PA/E2 वो है आपके पास 0.004 अपॉन में E1 जो है आपके पास वो है 0.25 इंटू A/E1 वो है 0.005 प्लस E2 जो ऊपर है आपके पास सेम ऐसा ये 0.35 इंटू 0.004 प्लस PE3 की प्रोबेबिलिटी है 0.40 इंटू A/E3, और A/E3 आपके पास 0.002। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो पार्ट है रिमेनिंग ये पूरा आपको अच्छे से हो गया होगा आपके पास। अब हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के बाद में आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व। तो बेस थ्योरम जो है वो हमारे पास एक रिवर्स प्रोबेबिलिटी है जो हमने डिस्कस किया। तो E2/A जो अगर हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं पॉइंट जो है हमारे पास 3 to 5 डिजिट पे पॉइंट है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5 4 जा 20, कैरी 2 4 3 जा 12 3 14, ये 1/14/10⁵, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसके बाद देखिए अपॉन में, देखिए मेरे पास क्या है, अपॉन में 25 5 जा 125 अपॉन, इसमें भी 10 अपॉन में 10⁵ प्लस 35 वो अगेन वही आपके पास 140, तो 140/10⁵ प्लस ये बन जाएगा आपके पास 80/10⁵। आप देख सकते हैं अब 10⁵ हम कॉमन लेके इसको कट कर देंगे, तो कट करने के बाद जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा 140/125 प्लस 140 प्लस 80, तो सम किया हमने तो बन जाएगा 140 अपॉन, तो ये बनेगा 220 320 345, तो ये 345 बनता है अपने पास। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 5 से देखो कट हो रहे हैं, 5 2 जा 10 4, तो 5 8 जा 40, और इसके बाद इसको कट करें तो 5 6 जा 5 5 जा 5 25 5 6 जा 30
5 9 45। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट डिफेक्टिव वोल्ट्स बाय मशीन बी, उसके लिए हमने बेस थ्योरम यूज किया, और बेस थ्योरम जो हमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी देता है, तो हमने यहाँ पे बेस थ्योरम का कंसेप्ट देखा है, उससे रिलेटेड एक हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। आप इसके आगे की प्रॉब्लम बनाने की कोशिश कीजिए। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं।